लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त की सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खुलकर तारीफ की। देश में बवाल बचा वो अलग बात है, लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपने नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान किया और नाम था सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का जो राजनीतिक इतिहास है वो संघ की जड़ों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक निर्विवाद नेता जिन्होंने अपने 40 साल का जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए खपा दिया। जब ये ऐलान हुआ तो अलग अलग कयास लगने शुरू हो गए। किसी ने कहा ये उत्तर बनाम दक्षिण की जो राजनीति एम.के. स्टैलिन कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो स्टैलिन सरकार कर रही है, डीएमके कर रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान है। किसी ने कहा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी जिस लिहाज से अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रही है, सीपी राधाकृष्णन उन जड़ों पर पानी सींचने के लिए सबसे अहम नाम है। लेकिन इस ऐलान के पीछे एक संदेश भी छिपा था। वो संदेश जो पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। ये संदेश बहुत बड़ा है और ये संदेश अगले 4 साल यानी कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन लोकसभा चुनावों के लिए भी बहुत बड़ा है। क्या संदेश है ये चर्चा करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक मायने निकल कर सामने आ रहे हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। और कौन सा संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भाजपा के तमाम नेता हों या देश के राजनीतिक जगत के लोग हों, उनको साफ तौर पर दे दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। सीपी राधाकृष्णन की पृष्ठभूमि सभी को पता है। अब तक तो सभी ने उनके नाम को लेकर गूगल पर सर्च भी कर लिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर निर्विवाद नेता जिन्होंने 40 साल का अपना जीवन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित किया। 1998-99 में लोकसभा चुनाव में ऐसी जीत दर्ज की जब दक्षिण भारत के तमिलनाडु में दबदबा बोलता था डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों का, और भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। तब कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले सीपी राधाकृष्णन थे। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 19,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। अब दुर्भाग्य से 2004, 2014 और 19 में वो अपना चुनाव कोयम्बटूर से नहीं जीत पाए, लेकिन उनके समर्पण को देखते हुए और उनके महत्व को तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड का गवर्नर बना दिया। झारखंड के बाद महाराष्ट्र में भी उन्हें गवर्नर बनाया गया, लेकिन कहीं भी विवाद की स्थिति सामने नहीं आई। और जब धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया 21 जुलाई की रात को, पूरे देश पे हंगामा मच गया और विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की खूब कोशिश की, लेकिन विपक्ष में फिलहाल उतना दम नहीं है और इस मरे हुए विपक्ष ने उस मुद्दे को भी भुनाने से कहीं ना कहीं खुद को दूर कर लिया। अब दूसरी क्या बात हुई? एक बात तो ये हो गई कि भाई धनखड़ साहब का इस्तीफा आया है तो भारतीय जनता पार्टी को नए उपराष्ट्रपति की तलाश करनी थी, तो एक उपयुक्त चेहरा मिल गया। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त जो डीएमके की राजनीति चल रही है तमिलनाडु में, वो एक ही मुद्दे पर आधारित है। ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का हिंदी वाला मुद्दा। एम.के. स्टैलिन बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में हिंदी लादना चाहती है। जो तमिल संस्कृति है, जो द्रविड़ियन संस्कृति है, उस संस्कृति के खिलाफ जाना चाहती है। वो तमिलनाडु की जनता को उकसा रहे हैं, हिंदी बनाम तमिल की सियासत कर रहे हैं। और ऐसे में कोयम्बटूर से 2 बार के सांसद रहने वाले जब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, और बना दिया गया है अब, तो इस मसले को लेकर अब डीएमके की राजनीति संकट में आ गई है। एम.के. स्टैलिन के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब वो समर्थन करें या विरोध करें। समर्थन करेंगे ये कतई उन्हें बर्दाश्त नहीं है, ना तो ये डीएमके की राजनीति है कि वो भाजपा को समर्थन देगी इस मसले पर, और अगर विरोध करें तो किन मायनों में करें, ये सबसे बड़ा सवाल अब निकल कर सामने आ गया है। अब दूसरी चीज, ये राजनीतिक मायने हो गए, पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये राजनीतिक मायने हो गए, और दक्षिण और उत्तर की जो राजनीति डीएमके जैसी पार्टियां कर रही हैं, इसे काटने में सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा। लेकिन इसके अलावा एक बात जो शायद बहुत सारे लोगों को अब तक समझ में नहीं आई, जगदीप धनखड़ साहब का नाम जब बंगाल के गवर्नर के तौर पर लिया गया और उनके तमाम विवाद बंगाल की सरकार के साथ निकलकर सामने आए,
इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार तय किया और वो उपराष्ट्रपति बने तो भी लगातार विवादों में रहे। कभी विपक्ष के साथ विवाद, तो कभी उनके अपने बयानों के साथ विवाद, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द उनके विवादों की तस्वीरें निकलकर सामने आती रही। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में जो तमाम फैसले लिए उनके राजनीतिक पदों को लेकर या संवैधानिक पदों को लेकर, वो फैसले अमूमन ठीक गए थे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का यह फैसला सही निशाने पर नहीं बैठा और इसका खामियाजा पार्टी के भीतर तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि विपक्ष को किस तरह इस मुद्दे को उठाना था, वो उठा नहीं पाया, क्योंकि विपक्ष को राजनीति करनी फिलहाल नहीं आती है। विपक्ष सत्ता की लालच में इतना भूखा हो गया है कि उसे सिर्फ सत्ता नजर आ रही है, राजनीति भी भूल चुका है। सत्यपाल मलिक के साथ भी यही हुआ था, धोखा खा गई थी भाजपा, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी इन दोनों राजनेताओं का कोर भारतीय जनता पार्टी वाला बैकग्राउंड नहीं होना, आरएसएस वाला बैकग्राउंड नहीं होना। साल 2014 में नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना गया था, तब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े कार्यकर्ता के तौर पर पहचाने गए। ये पूरे देश में हल्ला हुआ कि अब जो उम्मीदवार चुना गया है उसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की जुड़ी थी। उसके बाद जितने बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बैठाया, चाहे फिर वो वेंकैया नायडू हों या दूसरे हों, उनका नाता भाजपा के साथ बेहद मजबूत था। लेकिन इन दो नामों ने भाजपा को नाखुश किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब भाजपा कहीं भी, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या सरकार में हो या संवैधानिक पदों पर हो, अगर किसी को मौका देगी तो वो उन्हीं को देगी जिनकी जड़ें विचारधारा से जुड़ी हों। देखिए, पार्टी के साथ तो जगदीप धनखड़ साहब भी जुड़े थे, जनसंघ से जुड़े थे, उसके बाद भाजपा से जुड़े थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा की जड़ें थी, इससे पहले वो कांग्रेस में भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले नहीं थे। भाजपा को कहीं ना कहीं अब ये समझ में आने लगा कि देश भर में जो उन्होंने कांग्रेस मुक्त करने का अभियान चलाया था, और इस अभियान में उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर दी हैं। गलतियां कैसे? जैसे कई बड़े जो नेता कांग्रेस से आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ जगह दी बल्कि बड़े पद भी दिए, कई नेताओं को तवज्जो भी दी, और इन्हीं में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था वो वैचारिक रूप से कमजोर होने लगा। फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, उन्हें भी पद मिला, जितिन प्रसाद को पद मिला, हिमंता बिस्वा शर्मा है वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में पूरी तरह से घोल लिया। लेकिन आज भी आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता भाजपा की राजनीति तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाजों का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा की कोर राजनीतिक विचारधारा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीयता की और हिंदुत्व की कोर विचारधारा है, उन विचारधारा पर आज भी ये नेता खरे नहीं उतर रहे हैं, और इसका खामियाजा भाजपा को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाता है। तो ये अब संदेश दिया गया है कि अब आने वाले 4 सालों में 2029 का जो चुनाव होने वाला है, तब तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी, चाहे वो संवैधानिक पद हो या भाजपा का राजनीतिक पद हो, अध्यक्ष का पद हो, चयन जो भी होगा उसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी होंगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर लाल किले की प्राचीर से संघ की सराहना की थी, और उन्होंने संदेश दे दिया था कि अब राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा। पिछले 11 सालों से यह कोशिश की गई थी, जिसमें विचारधारा को थोड़ा सा किनारे किया गया था और देखा गया था कि हम राजनीतिक लिहाज से कैसे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए भाजपा ने कांग्रेस मुक्त का जो अभियान चलाया, जो कांग्रेसी भाजपा में आते थे उन्हें भी जगह देनी शुरू कर दी। लेकिन अब भाजपा को जब पता चला कि भाई अब हमारी सतह कमज़ोर हो रही है, अब कहीं ना कहीं इसका झटका हमें ही लग रहा है, तो ये जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यानी कि मोहन भागवत की नागपुर में, तभी ये तय कर लिया गया था कि अब किसी भी बड़े पद पर भेजे जाने वाला नेता या व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुकात रखने वाला होगा, जिसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रंग में घुली होगी। और उसके बाद सीपी कृष्णन का ये नाम सामने आया। अब जो अगला पड़ाव है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। इसे लेकर भी कई चर्चाएं चल रही है
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मला सीतारमण होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी होंगी, ये होंगी, वो होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश के बाद तय हो गया है कि ना तो सीतारमण, ना ही स्मृति ईरानी, ना ही कोई और। भाजपा का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसकी जड़ें पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जुड़ी रहेंगी, क्योंकि अब विचारधारा के साथ भाजपा समझौता करने नहीं वाली है। ये संदेश बहुत बड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया है। तो भाजपा के भीतर भी तमाम राजनेताओं को अब ये बात समझ लेनी चाहिए और पार्टी के बाहर से जो आए हैं उन्हें भी समझ लेनी चाहिए कि अब भाजपा किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी फैसले होंगे वो फैसले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तालमेल बिठाकर ही लिए जाएंगे और सीपी राधाकृष्णन उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।